हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। सेक्शन 11 हमने स्टार्ट किया था और सेक्शन 11 को अगर हम एक ब्रीफली रिवाइज कर लें, बहुत चलिए कुछ लगेगा, कुछ सेकंड्स लगेगा, 1 मिनट लगेगा मेरे ख्याल से। देखिए तो सेक्शन 11 क्या कहता है। सेक्शन 11 जो कि पहले हुआ करता था सेक्शन 13 इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये कहता है कि जब कभी भी कोर्ट के सामने राइट और कस्टम का इशू आए, राइट और कस्टम को लेकर सवाल आए, तो उस केस में कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से फैक्ट्स रिलीवेंट माने जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि भैया जब कभी भी कस्टम और राइट के बारे में आएगा क्वेश्चन कोर्ट के सामने, तो उस समय सिर्फ 2 ही कैटेगरीज ऑफ फैक्ट्स का रेलिवेंसी आप रेलिवेंट मान सकते हो। ठीक है, और वो कौन सा था? पहला था तुम्हारा कोई ट्रांजैक्शन का सबूत दे दो, कोई ट्रांजैक्शन के बारे में आप बता दो जिस ट्रांजैक्शन की वजह से वो राइट और कस्टम एग्जिस्टेंस में आया, या फिर आप कोई पर्टिकुलर इंस्टेंसेस का क्या कर दो के बारे में आप कोर्ट में सबूत दे दो। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के बारे में आप कोर्ट में बता दो, तो उसको भी रेलिवेंट माना जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या था? ट्रांजैक्शन, और दूसरा क्या था? एनी पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। ठीक है, चलिए इतना ही था, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। बाकी हमने एग्जाम्पल वगैरह पढ़ा था, उसको देख लीजिएगा ये सब। हाँ, अब हम क्या करेंगे सर? हाँ, और एक चीज़, इसमें कौन कौन सा सेक्शन 11 कौन सा राइट्स के बारे में बात करता है? सिविल राइट्स। ओके, और एक क्वेश्चन था कि सेक्शन 11 में जो राइट है, कौन सा राइट है? प्राइवेट राइट की पब्लिक राइट के बारे में बात किया गया है। तो सेक्शन साइलेंट है, इसका मतलब कि वो दोनों राइट्स के बारे में बात करता है, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, या फिर कॉर्पोरियल राइट हो, या फिर इनकॉर्पोरियल राइट हो। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 11 हमारा ओवर हो चुका है। ठीक है, अब ये हम जो सेक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, वो ये सारे सेक्शन 11 से लिंक करते हैं। भाई भाई हैं, चचेरे ममेरे रिलेटिव्स हैं, कजन्स हैं इनके, समझे? तो एक साथ पढ़ना जरूरी है ना, समझे? तो वही चीज़ है, आप जिसको आपको जैसा पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप लड़के हो, तो कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड को आप अच्छे से जान गए हो, तो आप नहीं जानोगे उसका भाई कौन है, उसकी आंटी कौन है, उसकी चच्ची कौन है, उसकी मम्मी कौन, सॉरी मम्मी को तो जानते रहोगे। तो आप इंटरेस्टेड तो होगे ना कि भैया उसके रिलेटिव्स के बारे में भी थोड़ा जान जाऊँ मैं, समझे ना? तो वही चीज़ है, सेक्शन 11 तो पढ़ लिए, अब सेक्शन 11 से क्या क्या लिंक है, जो कि आप अगर आप पढ़ लोगे तो आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोनों रिलेटेड ही हैं कुछ कुछ। हाँ, हालांकि अलग होंगे, सेक्शन में अलग दिया गया, मतलब डिफरेंस तो होगा, बट टॉपिक वाइज थोड़ा सा सिमिलर है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 का डी, जो कि वही राइट कस्टम के बारे में ही बात करता है। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। 26 एक्चुअली हो क्या है, देखिए 26 का बैकग्राउंड मैं बता दूं। ये बोलता है ना कि देखो, ट्वेंटी सिक्स ये बोलता है, जैसे मैं पहले बता देता हूं। एक बंदा था, फॉर एग्जांपल यहां पर देखो क्या बोल रहा है, जो मैं कहना चाहता हूं आपको। फिर एक्चुअली देखो 26 को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, 26 में बहुत एक बड़ा टॉपिक है, समझे? लेकिन हमको 26 का पूरा नहीं पढ़ना है, 26 का पॉइंट डी ही पढ़ना है, समझे? तो अगर मैं 26 का फिर इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट कर दूंगा तो आपको फिर हो सकता है तकलीफ हो समझने में। तो 26 का डी जो है, हमको वो पढ़ना है, ये चीज़, क्योंकि यही रेलिवेंट है। और 26 हम पढ़ेंगे अलग से, बट बस मैं एक शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग जब 26 पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमको बस 26 से वी आर ओनली कंसर्न विद सेक्शन 26 का डी। ठीक है, क्योंकि 26 का डी जो है वो तुम्हारा राइट और कस्टम के बारे में ही बात करता है। ठीक है, चलो बोलता है क्या 26, आइए समझते हैं। 26 जो सेक्शन है उसका हेडिंग क्या बोलता है, देखो 26 का जो हेडिंग है भाई, वो ये कहता है, ये पहले लिख दूं मैं, ये इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 हुआ करता था, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ओके। तो ये बोलता है कि देखो,
ये क्या बोलता है? ये बोलता है केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, बोल रहा है वो सारे केसेस जहां पे रेलिवेंट फैक्ट का स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है? रेलिवेंट फैक्ट का स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब ऐसा कोई फैक्ट जो कि रेलिवेंट है और उसका स्टेटमेंट मतलब समझ रहे हो? स्टेटमेंट मतलब कोई कहता है कोई बात तो उसको स्टेटमेंट कहते हैं। तो बोल रहा है अगर कोई स्टेटमेंट रेलिवेंट फैक्ट का किसी बंदे ने दिया है जो मर चुका है या फिर जो मिल नहीं रहा, मतलब जो मिसिंग है, वो रेलिवेंट होगा। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा आपको क्योंकि आप अचानक 26 में जंप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो ये वही कह रहा है कि मान लो कोई बंदा, शॉर्टकट में बताता हूँ, जैसे ये कोई बंदा है, ठीक है, ए, और ये कुछ कहा, ये कुछ कहा और कुछ कहा, और कहने से पहले क्या कहा पता है? ये बोला कि बी किल्ड मी। क्या बोला? बी किल्ड मी। ऐसा बोलता है, बोलने के बाद मर जाता है, डाइड। ए कहता है कि बी ने मुझको मारा, और ये बोलने के बाद तुरंत बाद ये क्या करता है? डेथ हो जाता है इसका। ये बोलता किसको है? ये अपनी वाइफ को बोलता है, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो अब मुझे बताओ, ये जो वर्ड्स, ये जो स्टेटमेंट ये दिया मिस्टर ए, उसके बाद वो मर गया, ये स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा कि नहीं? कोर्ट में हम इसको सबूत की तरह दे सकते हैं कि नहीं? बताओ, दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं, यही तो बात है। तो 26 में हम ये इसको कवर करेंगे, इसी को डाइंग डिक्लेरेशन बोला जाता है, ठीक है, पढ़ेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब कभी भी कोई बंदा कोई स्टेटमेंट देता है और स्टेटमेंट देने के बाद चला जाता है तो उसका स्टेटमेंट रेलिवेंट माना जाता है, ठीक है। ये हेडिंग का नाम है कि जो बंदा दे रहा है वो उसका डेथ अगर हो गया है या फिर वो मिसिंग है, मिल ही नहीं रहा है, कुछ कह के वो गायब हो गया, कुछ कह के वो मर गया, तो उसका स्टेटमेंट रेलिवेंट माना जाएगा। तो कोई बंदा जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, जो बंदा इस दुनिया में गायब हो चुका है, अगर वो कुछ कहा था तो उसका बात को भी रेलिवेंट माना जाएगा, ठीक है। अभी समझने के लिए इतना। तो नॉर्मल रूल क्या बोलता है? नॉर्मल रूल बोलता है कि भैया एविडेंस वहीं से आना चाहिए जो वो बात कहता है ना। नॉर्मल रूल क्या है मेरे भाई? नॉर्मल रूल ये कहता है कि एविडेंस वहीं से आना चाहिए, वही बंदे से एविडेंस आना चाहिए जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है, मतलब डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। नॉर्मल रूल क्या है? अरे भैया, ए अगर कह रहा है तो ए को सामने लाओ ना, उससे बुलवाओ। अब ए तो चला गया है, अब ए को बुला सकते हैं क्या ऊपर से, भैया तूने क्या बोला था आ? नहीं, नहीं होगा। तो 26 ये एक एक्सेप्शन है डायरेक्ट एविडेंस का, समझे कि नहीं? तो 26 एक एक्सेप्शन है, ये कहता है कि भैया मेरे 26 एक एक्सेप्शन है जो ये कहता है कि इट अलाउ सर्टेन स्टेटमेंट्स, कुछ बातों को ये अलाउ करता है। अगर वो बात किसने दिया है? कोई स्पेसिफिक पर्सन ने दिया है। अगर कोई स्टेटमेंट्स चाहे रिटन हो या फिर वर्बल हो, और वो स्टेटमेंट्स कौन सा होना चाहिए? रेलिवेंट फैक्ट्स होना चाहिए। अगर कोई स्टेटमेंट्स चाहे लिख कर या फिर बोल कर, वो भी कौन सा स्टेटमेंट जो रेलिवेंट है इस सेक्शन में, और वो कौन दे रहा है? वो देने वाला बंदा डेथ हो चुका है उसका, वो मिल नहीं रहा है, वो कैपेबल है, वो इनकेपेबल है, सॉरी वो कैपेबल नहीं, वो इनकेपेबल है, मतलब बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, इनकेपेबल है गिविंग एविडेंस। या फिर हुज अटेंडेंस कुड कॉज अनरीजनेबल डिले और एक्सपेंस, या फिर अगर उसको बुलाएंगे ना भैया एविडेंस देने के लिए तो कोर्ट का खर्चा ज़्यादा ही हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा कोर्ट को। तो कहने का ये मतलब है, अगर मान लो कोई बंदा ने कुछ कहा था और वो कहने के बाद, ठीक है, और जिसने कहा था, जो बंदा कोई रेलिवेंट स्टेटमेंट कहा था और वो रेलिवेंट स्टेटमेंट जो बंदा कहा था वो उसका डेथ हो चुका है, वो मिल नहीं रहा है, वो इनकैपेबल हो गया है एविडेंस देने के लिए, उसको बुला नहीं सकते कोर्ट क्योंकि खर्चा ज़्यादा लग जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा कोर्ट का। तो उस केस में उसका बोला गया स्टेटमेंट को भी हम एज एन एविडेंस मान सकते हैं। ओ माय गॉड! लेकिन कब मानेंगे? उसमें भी कंडीशन है, अगर उसका बात ए से लेकर एच तक के पॉइंट में फॉल करता हो तो। समझे? मतलब क्या, कोई बंदा बोला और बोलने के बाद बोला और उसके बाद उसका डेथ हो गया, तो उसने जो कहा उसका पॉइंट रेलिवेंट माना जाएगा।
ठीक है, कोई बोला और गायब हो गया, उसका बात रेलिवेंट मान सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि भैया ए से लेके एच तक के पॉइंट में उसका बात आना चाहिए। ठीक है, तो हमको पूरा ए से एच पढ़ना नहीं है, हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ डी, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो हमको 26 का डी पढ़ना है, और बोलता क्या है, आइए देखते हैं। 26 का डी बोलता है कि स्टेटमेंट्स अबाउट पब्लिक राइट और कस्टम। ठीक है, बोलता है कि पब्लिक राइट और कस्टम के बारे में स्टेटमेंट्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो जैसे मैं कहा था आपको, ये है मिस्टर बी का घर। ठीक है, मिस्टर ए क्या करता है, अब मान लो ये यहाँ पर मान लो, यहाँ पर जैसे कुछ लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लो गांव में जैसे आपको पता है टपरी के नीचे बहुत लोग बात वगैरह करते रहते हैं चाय पीते पीते। तो फॉर एग्जांपल मान लो गांव का एक सीन याद करो, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक मुखिया भी है। मुखिया कहता है, पता है तेरे को ये जो मिस्टर बी का जो घर है कि नहीं, उस घर के साइड से रास्ता गया है, सबको यूज़ कर सकते हैं, पता है कि नहीं तेरे को। कौन बोलता है, ये मुखिया है जो मिस्टर सी, वो ऐसी बात करते करते कहता है, किसको कहता है, लोगों को कहता है, ऐसी आपस में बात नहीं करते हैं कि पता है तेरे को ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ। तो उसी तरीके से मिस्टर सी बोलता है कि भैया, मिस्टर सी कहता है कि मिस्टर बी का जो घर है, उस घर के बगल से एक रास्ता जाता है जो कि सब कोई यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बोला कौन, मिस्टर सी बोला। और ऐसा बोलने के बाद, बहुत ही मनहूस बात था वो, उसके बाद उसका डेथ हो जाता है। सोचिए, बंदा मुखिया है गांव का, कुछ बोला था कि मिस्टर बी का जो घर है कि नहीं, घर के साइड से एक रास्ता जाता है, सबको यूज़ कर सकते हैं, और उसके ये बोलने के बाद वो उसका डेथ हो जाता है। फिर 1-2 महीने बाद क्या होता है कि मिस्टर ए जब उसके घर के सामने से गुजरता है, तो मिस्टर बी कहता है, अरे भाई रुक रुक रुक, ये कहाँ से जा रहा है, तो ये मेरा घर का रास्ता है, यहाँ से तो कहाँ से जा रहा है। मिस्टर बी बोलता है, कहाँ का रास्ता आपका भाई, ये तो सबका रास्ता है। तो बोलता है, नहीं ये तो मेरा घर है, मेरा रास्ता है, यहाँ से तुम जा ही नहीं सकते। तो उस केस में मिस्टर ए बोलेगा, रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ। हमारे जो मुखिया जी थे वो कहे थे, क्या कहे थे, वो कहे थे कि आपके घर से बगल से एक रास्ता गुजरता है और उस रास्ते में सबका अधिकार है। ओ माय गॉड, यानी मुखिया का जो बात है, मुखिया तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मुखिया जो बात कह के गया, वो बात को रेलिवेंट माना जाएगा, क्योंकि उसने जो बात कहा था वो कंट्रोवर्सी से पहले ही कहा था। मतलब क्या, ए और बी के बीच लड़ाई हुआ भी नहीं था मेरे भाई, ए और बी के बीच रास्ते को लेकर लड़ाई हुआ ही नहीं था, उससे पहले ही गांव का मुखिया ये बात कह के टपक गया, समझे कि नहीं। तो उसका इस बात को रेलिवेंट माना जाएगा। ओ माय गॉड, वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, समझे। तो यहाँ पर जब मुखिया गांव के लोगों से बात कर रहा था और जस्ट ऐसे ही बस बताया था कि मिस्टर बी का घर के साइड से रास्ता जाता है, सबको यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर जब बाद में ए और बी का रास्ते को लेकर लड़ाई हुआ, तो एक कह सकता है कि मुखिया ने ये बात कहा था, मुखिया ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये पब्लिक राइट है, ये पब्लिक वे है, ठीक है, ये पब्लिक राइट है, सब कोई जा सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है तुम्हारा सेक्शन 26 का डी। तो समझ में आया। तो अब पढ़ो इसको। ओपिनियन ऑफ डिसीज्ड पर्सन बोलता है, जो ओपिनियन होगा किसका, डिसीज्ड पर्सन, जो इस दुनिया से चला गया है, उसका ओपिनियन अगर एग्जिस्टेंस को लेके, मतलब किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को लेके, यानी कौन सा एग्जिस्टेंस, पब्लिक राइट को लेके है, ठीक है, पब्लिक राइट को लेके, या फिर कस्टम्स को लेके, या मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट को लेके, हाँ ठीक है। फिर से मान लो कोई बंदा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो अपना ओपिनियन दिया था, और ओपिनियन किस चीज़ को लेके दिया था, एग्जिस्टेंस को लेके दिया था। किस चीज़ का एग्जिस्टेंस भाई, पब्लिक राइट का एग्जिस्टेंस। किस चीज़ का एग्जिस्टेंस, पब्लिक राइट का एग्जिस्टेंस। ओ माय गॉड, पब्लिक राइट, याद ध्यान रखना, पब्लिक राइट का एग्जिस्टेंस, ठीक है। कस्टम्स के बारे में बताया था, पब्लिक राइट, पब्लिक कस्टम्स, मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बताया था।
कुछ ओपिनियन दिया था। जैसे यहाँ पर मुखिया जो है मिस्टर सी, वो अपना ओपिनियन दिया था कि मिस्टर बी के साइड से एक तो रास्ता गुजरता है, सबको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बात उसने कहा था, अभी तो हालांकि वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके बात को हम लोग क्या मानेंगे, रेलिवेंट मानेंगे। मिस्टर ए कोर्ट में सबूत दे सकता है कि हमारे जो मुखिया थे वो एक बार बोले थे कि यहाँ से रास्ता गुजरता है, सब जा सकते हैं, तो वो एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मुखिया ने जो बात कहा था वो कंट्रोवर्सी से पहले कहा था। देखो, मेड बिफोर एनी डिस्प्यूट एरोज। ओ माय गॉड, समझे? तो सेक्शन 26 का डी बोलता है जब कभी भी पब्लिक राइट और पब्लिक कस्टम को लेके क्वेश्चन हो और कोई बंदा ओपिनियन देने के बाद मर जाता है और वो ओपिनियन किसी पब्लिक राइट, पब्लिक कस्टम या फिर मैटर इन पब्लिक इंटरेस्ट को लेके रहता है और कंट्रोवर्सी अराइज होने से पहले कोई ओपिनियन दिया होता है, तो वो ओपिनियन का रेलिवेंट माना जा सकता है। खत्म। तो एग्जांपल आप पढ़ोगे तो आराम से समझ में आएगा। विलेजर हेडमैन मतलब मुखिया, नाउ डेड, अब मर चुका है, उसने कहा था, क्या कहा था, द रोड इज पब्लिक, ये रोड पब्लिक है, मतलब बी से जो गुजरता है रास्ता, कंट्रोवर्सी से पहले कहा था, तो ये रेलिवेंट मानेंगे कि नहीं? बिल्कुल, इट इज़ अ रेलिवेंट टू प्रूफ द वे। समझे? हाँ सर, समझ में आ गया, बहुत इजी। तो 26 का डी खत्म। अब सेक्शन है 42, ठीक है। तो 26 का डी समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में 80 गोला आ गया, ठीक है। 42 क्या बोलता? 42 बोलता भैया, 42 है जो पहले हुआ करता था 48 आई गेस, देख लेते हैं। कहाँ गया रे भैया, चला गया पीछे लगता है। 42 48 हुआ करता था, 48 49, ठीक है। और ये 32 का 4, 26 का डी जो है 32 का 4 हुआ करता था, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। कहाँ गया भाई मेरे? ये 26 का डी जो हुए है वो पहले 32 का 4 हुआ करता था, ठीक है। सेक्शन 32 का 4 इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है जी सर। अब आते हैं सेक्शन 42 जो कि 48 हो चुका है, किसका? इंडियन एविडेंस एक्ट का। इतना टाइम लगाएगा तो हो गया फिर। 48 इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है। 42 बोलता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टमर राइट। अब देखो यहां पर भी राइट कस्टम है, लेकिन कौन सा राइट, कौन सा कस्टम? ये बोल रहा है जनरल कस्टमर राइट। ओ माय गॉड, क्या बोल रहा है? जनरल राइट और कस्टम को लेके अगर ओपिनियन देना हो, 26 का डी में हमने क्या पढ़ा था? ओपिनियन दे रहा था जो बंदा, वो कौन सा ओपिनियन दे रहा था? वो पब्लिक ओपिनियन दे रहा था, पब्लिक कस्टम के बारे में ओपिनियन दे रहा था। मुखिया जो बता रहा था वो पब्लिक राइट के बारे में बता रहा था ना, पब्लिक ओपिनियन दे रहा था, बिल्कुल पब्लिक राइट पब्लिक कस्टम के बारे में, जी सर। लेकिन 42 बोलता है जनरल कस्टम और जनरल राइट। सर वो भी तो सेम ही होता है ना, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ठीक है। 19-20 का फर्क है बस। जनरल कस्टम और जनरल राइट, पब्लिक कस्टम और पब्लिक राइट में फर्क है, समझे? तो क्या फर्क है पढ़ेंगे, अभी समझो। तो पहले दिमाग में ये फिट कर दो, सेक्शन 42 मेनली बात करता है जनरल कस्टम और जनरल राइट के ओपिनियन को लेकर, और 26 का डी बात करता था पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक कस्टम को लेकर। समझ में आ गया? पब्लिक राइट और पब्लिक कस्टम के ओपिनियन को लेकर, ठीक है। चलिए क्या बोलता है ये समझते हैं। बोलता है कि व्हेन द कोर्ट हैज टू डिसाइड, जब कभी भी कोर्ट को डिसाइड करना हो, क्या डिसाइड करना हो भाई? वेदर जनरल कस्टम और राइट एग्जिस्ट, वेदर जनरल कस्टम और राइट एग्जिस्ट, क्या जनरल कस्टम और राइट एग्जिस्ट करता है क्या? तो उस केस में उस चीज को डिसाइड करने के लिए कोर्ट किसकी ओपिनियन ले सकता है? किसका ओपिनियन ले सकता है? द कोर्ट कैन कंसिडर द ओपिनियन ऑफ द पर्सन्स। किन बंदे का ओपिनियन ले सकता है? वो बंदा जो उस चीज के बारे में जानता हो, जो उस चीज के बारे में जानता हो, आर लाइकली टू नो अबाउट इट, जिनको उस चीज के बारे में, उस फैक्ट्स के बारे में, उस जनरल राइट के बारे में, उस जनरल कस्टम्स के बारे में क्या हो, पता हो।
तो क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ो। बोलता है जब कभी भी कोर्ट के सामने क्वेश्चन आता है जनरल राइट और जनरल कस्टम को लेके, उसके एग्जिस्टेंस को लेके, तो कोर्ट जब उस केस को डिसाइड करेगा जनरल राइट जनरल कस्टम को, तो वो किसी बंदे के ओपिनियन ले सकता है, ओपिनियन का हेल्प ले सकता है। और वो कौन सा बंदे का ओपिनियन का हेल्प लेगा, जो उस जनरल कस्टम और जनरल राइट के बारे में क्या हो, वेल एक्वेंटेड हो, पता हो जिसको। समझ में आ रहा है? ओके सर, ठीक है। तो फिर से पढ़ो। तो कौन सा बंदे का हेल्प ले सकता है, मतलब मान लो कोई पर्टिकुलर ग्रुप फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर ग्रुप का कस्टमर राइट को लेकर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि इसमें ऐसा रीति रिवाज है, उसमें ऐसा रीति रिवाज है। तो कोर्ट को अगर कुछ उसको सॉल्व करना है, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा ना, उस कम्युनिटी का जो उस कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, उनका वो हेल्प ले सकता है, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है, वेल एक्वेंटेड होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है, पीपल हु लिव इन द एरिया, पीपल हु लिव इन द एरिया, अबे क्या हो रहा है यार, पीपल हु लिव इन द एरिया और बिलोंग टू द ग्रुप वेयर द कस्टमर राइट इज सेट टू एग्जिस्ट, ठीक है, तो उन लोगों का हेल्प ले सकता है। तो आइए फिर से शॉर्ट में कहूँ तो, when the question arises about whether the general custom or general right exist, जब कभी भी जनरल राइट और जनरल कस्टम एग्जिस्ट करता है, ऐसा अगर क्वेश्चन अराइज होता है, तो द ओपिनियन ऑफ द पर्सन लाइकली टू नो अबाउट इट इज रेलिवेंट एविडेंस, ठीक है। तो जो बंदा उस फैक्ट्स के बारे में जानता है और उसके पास नॉलेज है, उसका ओपिनियन को रेलिवेंट माना जाएगा, उसका ओपिनियन को रेलिवेंट मानेंगे। और एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जनरल कस्टम और जनरल राइट का मतलब होता है कि भैया ऐसा कस्टम, ऐसा राइट जो कि कॉमन हो, किसके लिए कॉमन हो, एनी कंसीडरेबल क्लास ऑफ पर्सन। ओ माय गॉड, क्या बोला, ऐसा कोई कस्टम, ऐसा कोई राइट्स जो कि कॉमन हो कंसीडरेबल क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए, ठीक है। अगर कोई कस्टम, कोई राइट कॉमन हो कोई कंसीडरेबल क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए, तो हम उस कस्टम्स को जनरल कस्टम जनरल राइट बोलेंगे। तो इसमें ये बोल दिया गया भैया जनरल राइट और जनरल कस्टम मतलब क्या, देखो, मतलब इसको अगर मैं डायग्राम के हिसाब से बताऊं ना, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये गांव है, ये अलग अलग लोग हैं, ये अलग अलग छोटा छोटा गांव है इसके अंदर, ठीक है। अब मान लो ये विलेज 1 है, ये विलेज 2 है, विलेज 3 है, विलेज 4 है, विलेज 5 है, विलेज 6 है, ठीक है। और जब सबको अब मान लो सभी के बारे में कोई अगर क्वेश्चन, मतलब कोई टॉपिक, कोई इशू आता है, मान लो रोड को लेके कोई सवाल उठता है, रिवर को लेके सवाल उठता है कि ये रोड में चलने का अधिकार किसका है। अब इसमें तो सारे लोग का हो सकता है, विलेज 6 का, V2 का, V5 का, V4 का, समझे कि नहीं, समझे मैं क्या कह रहा हूँ। एक गांव है, गांव में बहुत सारे अलग अलग गांव के लोग रह रहे हैं, ठीक है। आज सबको मिला के अगर मैं बोलूँ, एक सेकेंड, ठीक है, तो मैं ये सभी को अगर मैं कलेक्टिवली क्या बोल सकता हूँ पता है, इन सभी को मैं बोलूँगा, इन सभी को क्या बोलूँगा पता है, इन सभी को अगर मैं बोलूँगा, इन सभी को मैं बोलूँगा जनरल पब्लिक, सॉरी पब्लिक बोलूँगा, समझो ये क्या है, ये पब्लिक लोग हैं जब सभी का बात करेंगे तो, ठीक है। लेकिन मान लो मेरे को सिर्फ मान लो ये जो V2 है इसके बारे में मेरे को कोई चीज़ को सॉल्व करना है, तो हम इसको बोलेंगे जनरल कस्टम, जनरल कस्टम या फिर जनरल राइट। ये क्या था, पब्लिक कस्टम या पब्लिक राइट, समझे। तो पब्लिक कस्टम थोड़ा सभी के लिए, और जनरल कस्टम एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में होता है, वो भी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन के लिए। यानी विलेज 2 के लोगों के बारे में अगर कोई राइट को लेकर क्वेश्चन अगर आएगा विलेज 2 के सिर्फ, तो विलेज 2 के लोगों के लिए आएगा,
तो उस विलेज 2 का जो कस्टम और राइट को लेके जो सवाल आएगा, हम उसको जनरल कस्टम और जनरल राइट के अंदर लाएंगे। लेकिन सारे गांव वाले को लेके अगर कोई क्वेश्चन आएगा राइट और कस्टम को लेके, हम उसको पब्लिक राइट मानेंगे, क्योंकि ये सभी के लिए है। और जनरल राइट और जनरल कस्टम सभी के लिए नहीं होता, ये कंसीडरेबल, देखो क्या बोल रहा है, कंसीडरेबल क्लास ऑफ पर्सन, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होता है, वो भी कंसीडरेबल, बहुत बड़ा कम्युनिटी के लिए, ठीक है। कोई विलेज हो सकता है, जैसे बहुत सारे विलेज हैं, इसमें से विलेज 2 का लोगों के बारे में बात हो रहा है, उनके राइट कस्टम, तो उसको बोलेंगे जनरल राइट और कस्टम। समझ में आया? ओके, ठीक है। तो हम इसमें कोई पर्टिकुलर विलेज के बारे में बात कर सकते हैं, कोई ट्राइब के बारे में, कोई ट्रेड ग्रुप के बारे में, कोई कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। तो उसको बोला जाता है जनरल कस्टम और जनरल राइट। समझ में आया? तो आप यहाँ से याद रखिएगा, जनरल कस्टम जनरल राइट मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बात कर रहे हैं। और पब्लिक होता है तुम्हारा, पब्लिक बड़ा होता है, पब्लिक मतलब सब कोई। और उसी पब्लिक में से एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में जब बात करेंगे तो हम बोलेंगे जनरल कस्टम जनरल राइट। समझा? चलिए ठीक है। अब जैसे इलस्ट्रेशन में समझाया हूँ, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। द राइट ऑफ ऑल विलेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज, एक पर्टिकुलर, देखो यहाँ पर क्या लिखा हूँ, पर्टिकुलर विलेज, ये लोग पढ़ते नहीं है इसमें। फिर एक कोई पर्टिकुलर विलेज है जैसे V2, उनके सभी लोगों के राइट को लेकर अगर सवाल उठ रहा है, क्या वो कुआं से पानी निकाल सकते हैं, तो ये जो राइट होगा इसको हम लोग जनरल राइट बोलेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर विलेज के बारे में होता है, ठीक है। लेकिन मान लो एक क्वेश्चन आता कि ये जो रोड है, फॉर एग्जांपल इसको मिटा देता हूँ, मान लो एक रास्ता है, अब ये रास्ता तो सब विलेज वाले जाएंगे, ठीक है। अब ये जो रास्ता है सभी के लिए है कि नहीं, तो ये जो रास्ता को हम क्या बोलेंगे, जनरल राइट कस्टम बोलेंगे कि पब्लिक बोलेंगे, पब्लिक राइट कस्टम बोलेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि सबको यूज़ कर सकते हैं, सभी के बारे में हो रहा है। लेकिन जब V2 का बात आएगा तो हम उसको अलग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जनरल राइट और जनरल कस्टम, बस इतना समझिए। अब समझिए, हु कैन गिव ओपिनियन, ओपिनियन कौन देगा? तो ओपिनियन कौन कौन दे सकता है मुझे बताओ। अगर आपको जनरल राइट और जनरल कस्टम के बारे में कोर्ट के सामने मुद्दा आया, तो कोर्ट को अगर डिसाइड करना है जनरल कस्टम जनरल राइट किसका है किसका नहीं है, तो कोर्ट तो किसी का तो ओपिनियन लेगा। ओपिनियन किसका लेगा? एक्सपर्ट लोग का लेगा। तो किन लोगों का लेगा ओपिनियन? तो वही बोलता है कि भैया अगर जनरल कस्टम जनरल राइट का आया ना ओपिनियन, उस केस में विलेज एल्डर्स और हेडमैन, मुखिया जो है, जो बहुत बहुत पुराने लोग हैं, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनका वो लेगा क्या, ओपिनियन, कोर्ट। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहे हैं, वो ज़्यादा जानते हैं गांव के प्रैक्टिसेस के बारे में। दूसरा, ट्रेडर्स, प्रोफेशनल्स, जो ट्रेडर, जो व्यापारी लोग हैं, उनसे भी ले सकता है भैया, कि क्योंकि उनको बिजनेस के बारे में पता है, उनका ट्रेड कस्टम क्या है, बिजनेस का, उनका जो बिजनेस का भी एक रीति रिवाज होता है। रिलीजियस या कम्युनिटी लीडर्स, कोई रिलीजियस ग्रुप हैं, उनका लीडर से भी पूछ सकते हैं कि उनका रिचुअल कस्टम्स क्या है, ठीक है। लोकल ऑफिसर्स, ज़मींदार, उनसे भी पूछा जा सकता है, उनसे भी हेल्प लिया जा सकता है, क्योंकि उनको पता है कि विलेज का राइट क्या है, कहाँ कुआं किसका है, टैंक, ग्रेजिंग फील्ड्स वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे बताओ 26 हमने जो पढ़ा था पहले, 26 का डी, और 42 हमने अभी पढ़ा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में तो राइट और कस्टम के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर आप देखोगे 26 का डी हमने जब पढ़ा तो उसमें भी राइट कस्टम का बात हो रहा था, बिल्कुल सर। इसमें भी राइट और कस्टम का बात हो रहा था, बिल्कुल। और इसमें भी राइट कस्टम का बात हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये बात कर रहा है जनरल राइट, ओ माय गॉड, जनरल राइट एंड कस्टम। लेकिन ये बात कर रहा था पब्लिक राइट एंड कस्टम। वेरी गुड, सही बोल रहे हैं। तो ये पब्लिक राइट कस्टम बोल रहा था, ये जनरल राइट कस्टम। जनरल राइट छोटा है बड़े के अंदर, अब बड़ा कौन है? पब्लिक वाला। और छोटा क्या कौन है? उसका एक बड़ा हिस्सा कौन है? जनरल राइट। समझे कि नहीं? फिर से बता रहा हूँ, अगर ये गोला अगर पब्लिक है तो उसका एक पोर्शन मान लो, ये कौन है? ये है तुम्हारा जनरल वाला, और ये पूरा कौन है? पब्लिक वाला। समझे? ठीक है। दूसरा क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर पब्लिक राइट और कस्टम में
जो आप ओपिनियन ले रहे थे वो ओपिनियन उस बंदे से ले रहे थे जो बंदा मर चुका है। ओ माय गॉड, तभी तो उसका बात रेलिवेंट हो रहा था। किस सेक्शन में? सेक्शन 26 का डी में। तो 26 का डी में जो ओपिनियन दे रहा था बंदा वो मर चुका था या फिर मिसिंग था या फिर उसको बुला नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो बंदा ओपिनियन दे रहा है वो जिंदा है कि मर चुका है? वो जिंदा है भाई, अलाइव है वो। ये मेन डिफरेंस है, ये याद रखना। तो 26 का डी और 42 में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस है कि 26 का डी पब्लिक राइट और कस्टम के बारे में बात करता है, सेक्शन 42 बात करता है जनरल कस्टम और जनरल राइट। तो जनरल कस्टम जनरल राइट भी पब्लिक वाला ही राइट है, लेकिन वो एक पब्लिक, वो एक बड़ा कम्युनिटी के लिए है, ठीक है, समझे कि नहीं? उसी का एक हिस्सा है लेकिन उसका एक सबसेट है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, 26 का डी जो था उसमें जो ओपिनियन कोर्ट ले रहा था जिस बंदे का, वो बंदा का डेथ हो चुका था या फिर वो मिलता नहीं था या फिर उसको बुलाना थोड़ा कॉस्टली था, एक्सपेंसिव था, हाँ, या फिर टाइम कंज्यूमिंग था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिस बंदे का हम ओपिनियन ले रहे हैं वो जिंदा होना चाहिए, ठीक है। ये बस मेन डिफरेंस है। बाकी आप इसको, इस डायग्राम को पढ़ लेना जो मैं आपके लिए लिखा हूँ, बहुत मेहनत से बनाया हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों सेक्शन में पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है, ठीक है, बस समझने के लिए। अब आते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, एक यहाँ लिख दिया हूँ, 26 का डी बोलता है तुम्हारा पब्लिक राइट और पब्लिक कस्टम्स के बारे में, जो कि हर किसी के लिए, होल कम्युनिटी के लिए, जैसे राइट ऑफ वे ऑन अ पब्लिक रोड। और जनरल कस्टम जनरल राइट का मतलब होता है कोई लार्ज ग्रुप के लिए आप बात कर रहे हो, उनके राइट और कस्टम के लिए, जैसे एक पर्टिकुलर विलेज के लोग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं पॉन्ड, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 43। 43 बोलता है ओपिनियन एज टू यूसेजेस एंड टीनेट्स व्हेन रेलिवेंट। बोल रहा है अगर कोई बंदा ओपिनियन दे रहा है यूसेजेस पे, ठीक है, और टीनेट्स पे, तो कब रेलिवेंट होगा? तो वो ओपिनियन कब रेलिवेंट होगा? पहली बात तो यहाँ भी राइट और कस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो राइट और कस्टम जो हम बात करें वो बहुत ही क्या है, तुम्हारा लिमिटेड राइट और कस्टम है, याद रखना, बहुत ही लिमिटेड है। और ये फैमिली और फैमिली के कुछ मेंबर्स के लिए ही होता है, मतलब, ठीक है, ये पूरा आम जनता के लिए नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये प्राइवेट राइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन सा राइट? प्राइवेट राइट के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हम लोग प्राइवेट राइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, तो सर ओपिनियन मतलब क्या होता है, यूसेजेस मतलब क्या होता है? सेक्शन 43 बोलता है अगर कोई यूसेजेस के बारे में ओपिनियन दे रहा है, कोई टीनेट्स के बारे में ओपिनियन दे रहा है, तो वो ओपिनियन को रेलिवेंट कब माना जाएगा? तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा यूसेजेस मतलब क्या और टीनेट्स मतलब क्या। यूसेजेस का मतलब होता है जब कोई कस्टम होता है कि नहीं, कस्टम जो आप रीति रिवाज बोलते हो, जो फॉलो करते आ रहे हो और कानून बन गया तो कस्टम मानते हैं, तो वही जो रिवाज आप फॉलो करते आ रहे हो, वो रीति रिवाज का भी तो कोई स्टार्टिंग का पीरियड होगा, कोई इनिशियल स्टेज होगा। हाँ सर बिल्कुल, तो उसी इनिशियल स्टेज को यूसेजेस बोलते हैं, ठीक है। टीनेट्स का मतलब होता है आपका जो बिलीफ है, आपका जो प्रिंसिपल है, हर एक कम्युनिटी का, हर एक रिलीजियस ग्रुप का एक होता है ना, उसका बिलीफ, उसका प्रिंसिपल, उसको टीनेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जब कभी भी कोर्ट के सामने कोई क्या केस आए और उसको डिसाइड करना हो, कोर्ट को कोई केस जिसमें कोर्ट को ओपिनियन लेना हो इस मैटर में, कौन सा मैटर में? ये 3 मैटर में। पहला है यूसेजेस और टीनेट्स जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो हमारे सेक्शन 11 के लिए यही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उससे कस्टम और राइट से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोर्ट बोलता है जब कभी भी कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है और वो किसी का हेल्प लेना चाहता है इस मैटर्स में, 3 मैटर में। पहला है यूसेजेस एंड टीनेट्स, मतलब तुम्हारा कस्टम के बारे में या फिर कोई पर्टिकुलर ग्रुप का बिलीफ के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में अगर कोर्ट को क्या करना है, कोई केस डिसाइड करना है, तो कोर्ट तो अब देखो कोर्ट के सामने कोई चीज़ का केस आएगा, कोई कोई कस्टम्स को लेके, हाँ, कि जैसे एग्जाम्पल मान लो, जैसे अब देखो कस्टम क्या होता है, जैसे मिस्टर बी है, ये ए है, मिस्टर ए। अब आपको पता है हिंदू
रीति रिवाज में ब्राह्मण में शायद कौन सा जनेयू बोल के एक चीज़ होता है, जनेयू जो पहनाते हैं, ये उनका कस्टम्स है ना। ठीक है, अब वो कस्टम्स को लेके कोई आ गया केस कोर्ट के सामने, तो भैया अब हर जज जो है होंगे हर कस्टम्स के बारे में वाकिफ़ तो नहीं होंगे ना। अगर उनको डिसाइड अगर करना होगा उस क्या कहते हैं उस टीनेट्स के बारे में, उस यूसेजेस के बारे में, तो कोर्ट तो किसी बंदे का हेल्प तो लेगा जो उस मैटर को अच्छे से जानता हो, बिल्कुल है ना। तो उस केस में कोर्ट किसका ओपिनियन लेगा, तो बोल रहा है उसका ओपिनियन लेगा जो उसका स्पेशल नॉलेज हो उस फील्ड में, जिसका स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो उस मैटर में। ठीक है, उसका कोर्ट ओपिनियन ले सकता है। क्या ले सकता है? ओपिनियन ले सकता है। तो कोर्ट के सामने अगर यूसेज और टीनेट्स का सवाल आया तो ले सकता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस ऑफ द रिलीजियस। अब देखो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट था क्योंकि यही राइट और कस्टम से जुड़ा हुआ था, पहला पॉइंट। दूसरा तीसरा जुड़ा नहीं है, ये मैं साथ साथ पढ़ा दे रहा हूँ ताकि 43 आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, कोर्ट के सामने कोई सवाल आया, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर, सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं वो नहीं भाई, वो नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसी का उसका बनावट को लेके बोल रहा है, गवर्नेंस को लेके, रिलीजियस या चैरिटेबल, कोई मंदिर मस्जिद का कॉन्स्टिट्यूशन को लेके वो चलेगा कैसे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन को लेके सवाल आया, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा? किसी बंदे का तो हेल्प लेगा, वहाँ का जो हाजी साहब है, मौलाना साहब है, मस्जिद का मंदिर में जो पंडित लोग हैं उनका हेल्प ले सकते हैं। या मान लो कोर्ट के सामने कोई स्पेशल वर्ड को लेके सवाल आ गया। अब स्पेशल वर्ड है, अब उसका मीनिंग कोर्ट को पता नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा? उस डिस्ट्रिक्ट से कोई क्लास ऑफ पर्सन का हेल्प ले सकता है ना। मान लो कोई वर्ड है जो कि कोई डिस्ट्रिक्ट में चलता है, कोई क्लास ऑफ पीपल लोग ही यूज़ करते हैं स्पेशल वर्ड, तो उस वर्ड को लेके अगर मीनिंग जानना है तो हेल्प ले सकता है कोर्ट। किसका हेल्प लेगा? जो उस वर्ड को जानता हो, फेमिलियर हो, वही चीज़ बोल रहा है। तो जब ये तीन कैटेगरी का मैटर आता है कोर्ट के सामने, पहला है तुम्हारा यूसेजेस और टीनेट्स जो कि इतने ही रेलिवेंट है हमारे कस्टम और राइट को लेके। तो उस केस में जैसे एग्जांपल, मान लो कोई रिलीजियस ग्रुप है, उसका बिलीफ ये कहता है कि हु कैन परफॉर्म अ पर्टिकुलर रिचुअल। जैसे मेरे ख्याल से मुझे जैसा पता है, जहाँ तक मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हिंदू कम्युनिटी में जब भी ये होता है, क्या बोलते हैं कि फ्यूनरल होता है, तो जो बड़ा बेटा होता है वही आग लगाता है, जो भी मुझे जो मालूम है जहाँ तक। तो ये क्या है? बिलीफ है, अपना रिचुअल है ना। तो उस केस में मान लो कोई सवाल खड़ा होता है, कोई चीज़ होता है, तो कोर्ट अगर कोई इशू को सॉल्व करता है तो उसमें किसका हेल्प वो ले सकता है? तो वो पर्टिकुलर फैमिली, उस पर्टिकुलर फैमिली के जो लोग हैं उनसे वो बात करेगा, है ना। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे बात करेगा, जिनके पास उनका स्पेशल नॉलेज है उनसे बात करेगा उस मैटर को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल, मान लो उसी तरीके से कोई टेम्पल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मठ, चैरिटेबल ट्रस्ट का स्ट्रक्चर को लेके कैसा बना है, कैसा पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी कुछ भी अगर है, स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस को लेके सवाल अगर आएगा तो कोर्ट किससे पूछेगा? वहाँ का प्रिस्ट से पूछेगा, ट्रस्टी से पूछेगा, सीनियर मेंबर से पूछेगा केस डिसाइड करने के लिए, तभी तो वो रेलिवेंट होगा। अच्छा, उसी तरीके से मान लो कोई मीनिंग ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स जो है किसी बंदे कोई टर्म है जो कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही वो टर्म यूज़ होता है और पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन ही यूज़ करते हैं, तो उसका मीनिंग समझने के लिए कोर्ट क्या करेगा? उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात कर सकता है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप से बात कर सकता है उसका मीनिंग समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा ये जो वर्ड है पट्टादार, पट्टादार का मतलब होता है लैंडलॉर्ड। कहीं कहीं पर इसका मतलब टिनेंट भी होता है, टिनेंट मतलब भाड़ेदार भी होता है, समझे। जैसे और एक तो बता रहा हूँ, ये तो सब जानते हो, मोटा भाई। मोटा भाई का मतलब क्या होता है? जो मोटू है ये मोटा भाई है, और एक मोटा भाई का मतलब होता है बड़ा भाई, ठीक है, गुजराती में। तो अलग अलग मीनिंग हो सकता है अलग अलग जगह, तो कोर्ट उस तरीके से डिसाइड करेगा कि इसका मतलब क्या है। उस केस में वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों से बात करके डिसाइड कर सकता है, ठीक है। बस सेक्शन 43
यही कहता था। और 43 का हम लोग को बस वी आर ओनली कंसर्न विद द फर्स्ट पॉइंट यूसेजेस एंड इंटरनेट्स को लेके, क्योंकि यही राइट और कस्टम के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट और कस्टम बात कर रहा था वो लिमिटेड राइट और कस्टम के बारे में था और ये प्राइवेट वाला था। ठीक है, चलिए मिलेंगे। हो गया हमारा बाकी सेक्शन जो कि सेक्शन 11 से लिंकअप था। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा था। यहाँ पर मैं बना दिया हूँ, देख लीजिए। सेक्शन 11 से 26D पढ़ चुके, 42 पढ़ चुके, 43 पढ़ चुके। ये पुराना हुआ करता था 13, 32 का 4, 48, 49। ठीक है, हमारा सेक्शन 11 पूरा कंप्लीटली ख़त्म होता है। इसके अलावा हमने और भी छोटे छोटे सेक्शन जो कि इससे रिलेटेड थे राइट और कस्टम से, उसको भी हमने कवर कर लिया है। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से इसको लिखिएगा, पढ़ लीजिएगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसा लगता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग कोई कमेंट में कोई बोलता नहीं है, जिससे मुझको मोटिवेशन भी नहीं आता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। ठीक है, तो कमेंट करिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा भाई बनाने का वीडियो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए।